गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज है 7 जनवरी 2025। आज हम जितने भी बनने वाले करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले 6 जनवरी के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा है तो देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सकल गैर निष्पादित आस्ती यानी जीएनपी अनुपात कितना है? तो 2.6% है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट में, हाल ही में किस राज्य ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट चलेंगे, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। किसको? पश्चिम बंगाल। इसके साथ ही साथ सुंदरबन शहद को भी जीआई टैग मिला है, ध्यान रखना है। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? तो कहाँ पर की गई है? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया? तो भोपाल में किया गया। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट में चलेंगे, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट चलेंगे, इसका थीम क्या था देखते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव का विषय था विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीली ग्रामीण भारत का निर्माण करना, और इसका आदर्श वाक्य क्या था? गांव बढ़े तो देश बढ़े। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन का कल का। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? तो इथियोपिया। नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 40वां। कौन सा? 40वां। आखिरी क्वेश्चन रिवीजन का, द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह जी ने की है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। गुप्ता जी की पाठशाला में हम लोग 7 जनवरी के बनने वाले करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है आज के करंट अफेयर्स में। सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग के द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? बोल रहा है कि सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओपन डाटा किट। सी नंबर आंसर, ओपन डाटा किट ODK, जिसको इन शॉर्ट में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी का डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। क्योंकि संवैधानिक संस्था है कैग, तो कैग के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सी ओपन डेटा किट ODK। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ओपन डेटा किट प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि कैग जो है सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए ओपन डेटा किट प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे कि ODK डेटा यानी ओपन डेटा किट को डिजाइन करने, एकत्र करने और प्रबंधित करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बोल रहा है कि ODK डेटा को डिजाइन करने, एकत्र करने और प्रबंधित करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यह कैग के ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है OIOS, के साथ एकीकृत है और एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रदान करता है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग। लाभार्थी सर्वेक्षण ऑडिट योजना और साक्ष्य संग्रह का यह समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? तो लाभार्थी जो है सर्वेक्षण, ऑडिट योजना और साक्ष्य संग्रह का समर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे। ओपन डेटा किट का उपयोग या ODK का उपयोग रोगी की संतुष्टि का आकलन करने और एम्स मंगलगिरी और एम्स बीबी नगर के प्रदर्शन का ऑडिट करने के लिए किया गया था। ये किसके लिए उपयोग किया गया था ODK का? तो एम्स मंगलगिरी और एम्स बीबी नगर के प्रदर्शन का ऑडिट करने के लिए कैग के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। अभी क्या भारत के CAG कौन है? तो के संजय मूर्ति भारत के
नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 के अंतर्गत दिया गया और ये जो है इनके कर्तव्यों का वर्णन जो है अनुच्छेद 149 से 151 तक किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई है? बैंडेड रॉयल तितली एक प्रजाति है जिसको किस राज्य में देखा गया है? त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ पर? त्रिपुरा में। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर सी है। त्रिपुरा के सिपाही झाला वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार बैंडेड रॉयल तितली, ठीक है, राजना जालिंदा इंद्र दर्ज की। ठीक है, तितली का नाम क्या था? बैंडेड रॉयल तितली। ठीक है, और जिसका अन्य नाम होता है राचना जलिंद्रा इंद्र दर्ज की। यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली लाइकेनिड तितली है जिसमें पूर्वोत्तर भारत के जंगल भी शामिल। बोला दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली यह तितली जो है लाइकेनिड तितली प्रजाति की है जो कि पूर्वोत्तर भारत के जंगल में भी शामिल है या पाई जाती है। ठीक है, अब भारत में इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 3। इसकी 3 प्रजातियां, इसकी 3 उपप्रजातियां पाई जाती है। एक हो गया मैकेंटिया जो कि दक्षिण पश्चिम भारत से गोवा तक मिलती है, दूसरा तारपीना अंडमान में, और तीसरा इंद्र उड़ीसा के से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और झारखंड में मिलती है। ठीक है, 3 उपप्रजातियां कौन कौन सी थी? मैकेंटिया थी, दक्षिण पश्चिमी भारत से गोवा तक ये पाई जाती है, तारपीना अंडमान में, और इंद्र उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और झारखंड में यह तितली की उपप्रजाति पाई जाती है। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी इतनी चर्चा हो गई, इसमें खासियत क्या है? इसका खास बात क्या है? देख रहे हैं, नर में गहरे बैंगनी रंग की चमक होती है। नर में गहरे बैंगनी रंग की क्या होती है? चमक होती है। मादा भूरे रंग की होती है जिस पर सफ़ेद निशान होते हैं। ठीक है, पंखों के नीचे सफ़ेद धारियाँ वाला हल्का भूरा होता है। अच्छा, इसमें जो होता है सफ़ेद धारियों वाला हल्का भूरा होता है इसके पंखों के नीचे, जो इसे पट्टीदार लुक देता है। बोल रहा है कि नर में गहरे बैंगनी रंग की चमक होती है जबकि मादा में भूरे रंग की चमक होती है। ठीक है, अब जिस पर कैसा निशान बना होता है? सफ़ेद निशान होता है, और पंखों के नीचे का भाग सफ़ेद धारियों वाला हल्का भूरा होता है जो इसे पट्टीदार लुक देता है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? अभी हाल फिलहाल में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए आंसर होगा। ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट में चलेंगे, इसका डिटेल में देखते हैं हम लोग क्या है। सुलिवन भारत के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। ठीक है, सुलिवन जो भारत आए हैं तो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की और उन्होंने किन बातों पर ज़्यादा तरजीह दी? तो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है? वियतनाम की राजधानी हनोई को। किसको? हनोई को। ठीक है, हनोई। चलते हैं इसकी रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखते हैं क्या रिपोर्ट है। वियतनाम की राजधानी हनोई को हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इस खतरनाक स्थिति की पुष्टि एयर विजुअल और IQ एयर के आंकड़ों से हुई, जिसमें बताया गया है कि हवा में PM 2.5 कणों की सांद्रता काफ़ी हद तक पहुंच गई है जो सुरक्षित सीमा से ऊपर है। ठीक है, क्या बोला कि वियतनाम की राजधानी हनोई हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इसका पुष्टि किसने किया है? एयर विजुअल और IQ एयर के आंकड़ों से इसकी पुष्टि हुई है, जिसमें क्या बोला गया है कि हवा में PM 2.5 कणों की सांद्रता काफ़ी हद तक बढ़ गई थी जो सुरक्षित सीमा से काफ़ी ऊपर था। ठीक है, विशेष शहर में विशेष रूप में PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। कितना किया गया था? 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो क्या किया गया है, इसको क्यों बोला कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? क्योंकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अधिकतम दैनिक जोखिम से यह 15 गुना अधिक था। कितना गुना अधिक था? दैनिक
जोखिम से कितना अधिक था? 15 गुना अधिक था, इसलिए इसको सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? अब यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें होंगे, कौन हो जाएंगे? माइक जॉनसन। कौन होंगे? माइक जॉनसन। ठीक है, माइक जॉनसन दूसरी बार बने हैं, इससे पहले भी वही थे वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर। देखते हैं। अच्छा, माइक जॉनसन ने किसको हराया है? हकीम जेफरी, डेमोक्रेटिक पार्टी के हकीम जेफरीज को उन्होंने परास्त किया। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के पास सदन में 219 सीट है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 215 सीट है। लुसियाना के चौथे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले 52 वर्षीय माइक जॉनसन को 218 वोट मिले, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। कुल मिलाकर के बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सदस्य हैं, रिपब्लिकन पार्टी के जो सदस्य थे, उनका मुकाबला जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट से हुआ। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो कौन थे? माइक जॉनसन थे, जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के हकीम जेफरीज को परास्त करके स्पीकर का पद प्राप्त किया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ डिटेल देख लेते हैं। अमेरिका के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में पुनः निर्वाचित हुए हैं, तो पुनः क्या मतलब एक गैप के बाद डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के राष्ट्रपति अभी निर्वाचित हुए हैं। चलिए अभी एक हाल फिलहाल में एक मशीन के बारे में पढ़ेंगे जिसका काफ़ी चर्चा रहा था और इसका पहली बार यूज़ किया गया। डोजर पुश माइनिंग तकनीक का पहला सफल परीक्षण किस कंपनी के सहयोग से किया गया है? ठीक है, किस मशीन का बोल रहा है? तो डोजर पुश माइनिंग तकनीक का पहला सफल परीक्षण किस कंपनी के सहयोग से किया गया है? तो किसके सहयोग से किया गया? अदानी नेचुरल रिसोर्सेज के सहयोग से। अदानी नेचुरल रिसोर्सेज के सहयोग से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। CSIR और CIMFR ने डोजर पुश माइनिंग विधि के पहले परीक्षण विस्फोट का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। बोला डोजर पुश माइनिंग विधि का सबसे पहले परीक्षण विस्फोट किसने किया है? CSIR और CIMFR ने। ठीक है, यह जो है परीक्षण कहाँ पर किया गया? छत्तीसगढ़ में मेसर्स अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा संचालित परसा ईस्ट और कांटा बासन कोयला खदान में किया गया। बोले छत्तीसगढ़ में परसा ईस्ट और कांटा बासन कोयला खदान में इसका परीक्षण किया गया। किस कंपनी की खदान थी? तो मेसर्स अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की थी। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे। यह परीक्षण भारत की कंपनी अदानी नेचुरल रिसोर्सेज के सहयोग से किया गया। देखिए अदानी की तो कंपनी थी, लेकिन वो कौन सी कंपनी थी? मेसर्स अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड थी, जिसका खदान था। लेकिन यहाँ पर अदानी की ही एक अन्य कंपनी अदानी नेचुरल रिसोर्सेज ने इस मशीन को संचालित करने में सहयोग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। डोजर पुश माइनिंग एक ऐसी तकनीक, अच्छा इस मशीन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। डोजर पुश माइनिंग एक ऐसी खनन तकनीक है जिसमें मानव रहित मशीनों का उपयोग करके खनन किया जाता है। इसमें बोल रहा है मानव रहित मशीनों का उपयोग करके खनन किया जाता है। इस तकनीक के कई महत्व हैं, जैसे कि पारंपरिक खनन विधियों की तुलना में अधिक उत्पादक है। ठीक है, खनन कार्य अधिक सुरक्षित हो जाता है। यह तकनीकी पारंपरिक खनन विधियों की तुलना में कम पर्यावरणीय प्रभाव डालती है। ठीक है, तकनीकी पारंपरिक खनन विधियों की तुलना में यह क्या करता है? कम पर्यावरणीय प्रभाव डालती है। CSIR और CSIR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च जो क्या है? भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन है। यह खनन और ईंधन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिजोरम म्यांमार सीमा पर आवाजाही नियंत्रित करने की तैयारी, बॉर्डर पास समेत अहम दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार कितने दिनों का बॉर्डर पास जारी करने की योजना है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिजोरम म्यांमार सीमा पर आवाजाही को नियंत्रित करने की तैयारी के तहत सरकार ने बॉर्डर पास समेत कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कितने दिनों का बॉर्डर पास जारी करने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन का। 7 दिन का। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो बिना बाढ़ वाले जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पर लोगों की एक देश से दूसरे देश में आवाजाही
बिना किसी मतलब पास वगैरह का आसानी से होता था। ठीक है, जैसे कि नेपाल में हमारा देख लीजिए, बिहार के बगल में नेपाल। ठीक है, और या फिर आपका जाकर के नेपाल का देख लीजिए। दूसरा आप देख सकते हैं जैसे त्रिपुरा से बांग्लादेश का होता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ राज्य हैं जहाँ से उससे सटे हुए देश में आने और वहाँ के लोगों को आने जाने की छूट मिली हुई है। तो उसी में को नियंत्रित करने के लिए क्या किया है, भारत सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया और कुछ नियम बनाए हैं। ठीक है, क्या नियम बनाए हैं, तो कितने दिनों के लिए बॉर्डर पास दिया जाएगा, 7 दिनों के लिए। ठीक है, ये नंबर। मिजोरम म्यांमार सीमा पर आवाजाही नियंत्रित करने की तैयारी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या तैयारी किया गया है, देख लेते हैं हम लोग भी। चलिए, गृह मंत्रालय ने एक नया प्रोटोकॉल जारी किया था जिसमें फ्री मूवमेंट रिजीम FMR के तहत लोगों की आवाजाही की सीमा को पहले के 16 किलोमीटर से घटाकर 10 किलोमीटर तक सीमित कर दिया गया। बोल रहा है कि गृह मंत्रालय ने अभी नया प्रोटोकॉल जारी किया जिसमें फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत लोगों की आवाजाही की सीमा पहले 16 किलोमीटर थी। कहाँ 16 किलोमीटर का मतलब बॉर्डर से 16 किलोमीटर तक के लोगों को आने जाने की छूट थी, लेकिन अब उसको घटा करके कितना कर दिया गया है, 10 किलोमीटर तक सीमित कर दिया गया है। देखिए, अब इसके लिए क्या क्या नियम बताया गया है या क्या क्या कंडीशन रखा गया है। बॉर्डर पास 7 दिनों के लिए वैध होगा। अगर किसी को बॉर्डर पास मिलती है तो वो 7 दिनों के लिए वैध होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है पॉइंट में, यह सीमा 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को ही जारी किया जाएगा। ठीक है, यह पास किसके लिए जारी किया गया जाएगा, जो बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि एक वयस्क के लिए एक पास होगा, 3 बच्चे भी परिजनों के पास पर जा सकेंगे। बोल रहा है कि एक वयस्क के लिए एक पास होगा और 3 बच्चे भी परिजनों के पास पर जा सकेंगे। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे तब दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा पास जारी किया जाएगा, उसके साथ वो जाएंगे। ठीक है, ये भी दिया हुआ था, आज ही के न्यूज़पेपर में आया हुआ है ये। ठीक है, चलिए, असम राइफल जारी करेगी बॉर्डर पास। अब ये पास कौन जारी करेगा, बॉर्डर पास, तो असम राइफल इसको जारी करेगी। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, अब देखेंगे मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मुख्यमंत्री श्री लाल दुहोमा है। ठीक है, मिजोरम के अभी नए राज्यपाल बने हैं जनरल VK सिंह, जो पूर्व आर्मी चीफ हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है। CARI का मतलब होता है सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसकी आधारशिला रखी है, तो नई दिल्ली में रोहिणी में अभी रखी है। ठीक है, नई दिल्ली रोहिणी में, नई दिल्ली रोहिणी में। ठीक है, चलिए नई दिल्ली, C नंबर आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी 2025 को रोहिणी नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है। ठीक है, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान या CARI की आधारशिला रोहिणी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ठीक है, अब यह नई सुविधा जो 2.92 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी और लगभग 187 करोड़ की लागत से यह बनाई जा रही है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आयुर्वेद में अनुसंधान आयुर्वेद में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है किसका उद्घाटन, तो पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका डिटेल से हम लोग देखेंगे। ओम बिरला, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। यह इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है।
ठीक है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया? 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। अब इसका आयोजन किन्होंने किया है? किस मंत्रालय ने, किस विभाग ने? इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। आज का आखिरी सवाल हम लोग देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है आंसर डी, तेजस्विनी नाम दिया गया। अच्छा, 38वीं राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजन किया जाना है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल, जिसका नाम तेजस्विनी है, ने पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जो राज्य के विभिन्न शहरों का भ्रमण करेगी। यह मशाल रिले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यहाँ 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाली। राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होगा 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। इसी की तैयारी के लिए जो मशाल 38वें राष्ट्रीय खेल का जो मशाल निकाला गया, उसका नाम तेजस्विनी रखा गया है। ठीक है, और जो पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू कर दी है और वो उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में भ्रमण करेगी। ठीक है, चलिए उत्तराखंड से रिलेटेड हम लोग कुछ देख लेते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी ऐसे है देहरादून, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड में ही अभी महाभारत वन की शुरुआत की गई थी हल्द्वानी में। उत्तराखंड में ही UCC लागू किया गया हाल फिलहाल में। भारत की आज़ादी के बाद पहला राज्य ऐसा है जो कि UCC लागू करने वाला राज्य बना है। ठीक है, ऐसे ओवरऑल दूसरा है। चलिए आज का करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दबा के दम। धन्यवाद।